यूजीसी नेट जेआरएफ शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड अध्याय 1 प्रथम प्रश्न पत्र। शिक्षण के उद्देश्य टीचिंग ऑब्जेक्टिव। एक सूचना आधारित आधुनिक समाज में जिसमें ज्ञान का तेजी से प्रसार हो रहा हो, शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने छात्रों को प्रेरित और सज्जित करें। छात्र भी अपने स्तर पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयत्न करें। नेट परीक्षा के परिवर्तित होते हुए पैटर्न के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य और उनके वर्गीकरण के सभी स्तरों को ध्यान में रखना आवश्यक है। शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। निर्देशात्मक उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के दो प्रमुख तरीके हैं, ब्लूम द्वारा किया गया वर्गीकरण और दूसरा गेग्ने और ब्रिक्स द्वारा किया गया वर्गीकरण। ब्लूम के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम 1956 के अनुसार शिक्षण का अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनको आंग्ल भाषा के 3H भी कहा जाता है। हेड ज्ञानात्मक, हार्ट भावात्मक और हैंड मनोसंचालित। इनका विस्तृत वर्णन निम्न अनुच्छेदों में किया गया है। शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन, यह बौद्धिक इंटेलेक्चुअल क्षमता के विकास से संबंधित होता है। इस ज्ञान क्षेत्र को 6 स्तरों पर विभाजित किया गया है। पहला ज्ञान नॉलेज, यह मूल रूप से जानकारी या सामग्री को याद रखने से संबंधित है। दूसरा बोध, यह स्तर सामग्री का अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित है। तीसरा उपयोग, यह अमूर्त या भावात्मक ज्ञान को मूर्त या व्यावहारिक रूप में लाए जाने से संबंधित है। चौथा विश्लेषण, प्राप्त सूचना को घटकों में इस प्रकार से विभाजित करना ताकि उसके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा सके। पांचवा संश्लेषण, यह मूलतः घटकों को समावेशित करने के बारे में है ताकि एक समग्र सोच विकसित हो। इस स्तर को विश्लेषण स्तर या विलोम भी माना जाता है। मूल्यांकन, या विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के मूल्यांकन के बारे में किया गया निर्णय है। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, इस ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से मनोदृष्टि या मनोभाव, प्रेरणा, शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता, जो हम सीखते हैं उसका महत्व जानना और जीवन में अनुशासन जैसे मूल्यों को समावेशित कैसे किया जाए इत्यादि आते हैं। इसमें निम्न स्तर सम्मिलित हैं: आग्रहण, सुनने की इच्छा, प्रतिक्रिया, सहभागिता की इच्छा, आकलन, जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है। चौथा संयोजित करना। पांचवा निरूपण। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, इसको हम मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कह सकते हैं। यह मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अनुदेशात्मक उद्देश्यों के निम्न 5 स्तर वर्णित है। पहला प्रतिरूपता, इसमें किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशल को यहाँ यथारूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा कार्य साधन या हस्त कौशल, एक शिक्षार्थी मशीनरी उपकरण आदि के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है ताकि आत्मविश्वास बढ़े। तीसरा परिशुद्धता, अक्सर यह कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, एक ही कार्य को बार बार करने से उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है। चौथा स्पष्ट अभिव्यक्ति, यह भी सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। पांचवा प्रकटीकरण, इसमें कौशल को आत्मसात किया जाता है और शिक्षार्थी अनुरूप बनना, संशोधन करना, नई तकनीकों को नियत करना आदि गुणों को सीखता है। वर्ष 2001 में एंडरसन और करतवुल ने ब्लूम वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया,
जिसके अनुसार ज्ञान को सोचने का परिणाम माना गया। उन्होंने समझ के स्थान पर बौद्ध शब्द और संश्लेषण के स्थान पर सृजनात्मकता शब्द के प्रयोग पर अधिक बल दिया। एंडरसन और कर्तबुल के अनुसार ज्ञान के 4 आयाम हैं: तथ्यात्मक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान और मेटाकॉग्निटिव ज्ञान। इसको हम ज्ञान का ज्ञान भी कहते हैं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए का ज्ञान। गेगने और ब्रिक्स के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है: बौद्धिक कौशल, यह कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। ज्ञानात्मक गतिविधियाँ, इसमें किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति और विचार कौशल को विकसित करने हेतु विधियों और तकनीकों को समावेशित किया जाता है। तीसरा, मौखिक सूचना, यह किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है। चौथा, संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, इसके अंतर्गत जब मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं तो उनमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है आता है। मनोदृष्टि, यह किसी व्यक्ति और आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। आगे, शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक, शिक्षण सूत्र। शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न शोधों के आधार पर समय समय पर अनुभवी शिक्षकों निरंतरता परिवर्तन का सिद्धांत के अनुरूप मनुष्य का भौतिक और मानसिक विकास निरंतर चलता रहता है। यह मानव काया के विश्व में आने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम वंशानुगत विकास भी कह सकते हैं, जो कि बाद में वाम वातावरण से भी प्रभावित होता है। इस विश्व में आने के बाद आरंभ में बालक की पूरी काया और बुद्धि एक ही प्रकार से प्रतिक्रिया देती हैं, जिसको हम सामान्यकरण प्रक्रिया कहते हैं, जो कि बाद में वैश्विक क्रिया के अनुरूप ही प्रतिक्रिया देती है। इसको हम एकीकरण सिद्धांत भी कह सकते हैं। परिपक्वता मनुष्य के विकास पर एक प्रकार से प्रतिबंधन का कार्य करती है। परिपक्वता और अधिगम मनुष्य के विकास में सहायक होते हैं। शिक्षण के सूत्र को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है: सरल से जटिल की ओर। पाठ्य सामग्री को संगठित करते हुए एवं कक्षा अनुदेश के समय शिक्षक को चाहिए कि वहाँ सरल प्रत्यय विद्यार्थियों को पहले बताएं, फिर क्रमानुसार जटिलतर प्रत्ययों को, ताकि उनकी रुचि बनी रहे। शिक्षक आसपास के उदाहरण से विषय को प्रारंभ कर सकता है। दूसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। छात्रों को पहले बातें बतानी चाहिए जिनका छात्रों की पूर्व ज्ञान है, फिर उसे आधार बनाकर उनका संबंध नवीन ज्ञान से करना चाहिए। इसलिए शिक्षक पहले पढ़ाए हुए विषय वस्तु को कक्षा में संक्षिप्त रूप से बता सकता है या कुछ उदाहरण देता है। मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों को पहले सरल तथा मूर्त पदार्थों के विषय में ज्ञान देना चाहिए, बाद में उन्हें अमूर्त या सूक्ष्म तत्वों के विषय में जानकारी देनी चाहिए। प्रतिमान या चार्ट के सहारे किसी वस्तु का वर्णन करना सरल होता है। अनिश्चित से निश्चित की ओर। शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता होती है, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है। शिक्षक का कार्य उनकी शंकाओं का निवारण करना होता है। विशेष से सामान्य की ओर। पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और बाद में उन्हीं उदाहरणों या दृष्टांतों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं। इसको आगमनात्मक तर्क भी कहा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। पहले से पढ़ाए जाए जो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुकूल हो, तत्पश्चात विषय सामग्री के तार्किक क्रम पर ध्यान दिया जाए। सातवां, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण व संश्लेषण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों ही छात्रों को स्पष्ट एवं निश्चित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायक हैं। एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों को किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाता है, जिसे विश्लेषण कहा जाता है।
फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को व्यवस्थित करके स्थायित्व प्रदान करता है। 8वां, पूर्ण से अंश की ओर। गेस्टाल्ट या समष्टि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पहले पूर्ण या का संज्ञान होता है और बाद में उसके अंशों का। पहले हम वृक्ष को देखते हैं और फिर उनकी तना, शाखाएं, पत्ते इत्यादि। शिक्षण में पहले विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने रखा जाए, फिर धीरे धीरे उसके विभिन्न भागों के विषय में ज्ञान दिया जाए तो शिक्षण अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगा। प्रकृति का अनुसरण। छात्रों को उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए। जहाँ तक संभव हो शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में हो। यह सिद्धांत भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने में और भी अधिक अनुकरणीय हो जाता है। इंद्रियों का प्रशिक्षण। मोंटेसरी और फ्रॉयबेल इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। हमारी 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा को ज्ञान के प्रवेश मार्ग भी बताया गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनमें से सबका अधिकतम उपयोग करना चाहिए। श्रव्य दृश्य उपकरणों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण निम्न सामान्य और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। सामान्य सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत। यह छात्रों के बीच नई बातें जानने की जिज्ञासा पैदा करता है। दूसरा, गतिविधि का सिद्धांत। फ्राइबेल की किंडरगार्टन की अवधारणा इसी पर आधारित है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियों को सम्मिलित करता है। तीसरा, रुचि का सिद्धांत। शिक्षार्थी और समुदाय के बीच वास्तविक रुचि पैदा करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। जीवन पर निरंतर अनुभव है जीवन एक निरंतर अनुभव है और शिक्षण अधिक स्थायी रूप से जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। 5वां, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। यह सिद्धांत शिक्षण संस्थानों के अनुकूलतम उपयोग और सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। 6वां, व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत। हर छात्र ज्ञान, मनोदृष्टि, योग्यता, क्षमता और सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में भिन्न होता है। शिक्षण पद्धति को ऐसे तैयार किया जाना चाहिए कि सभी छात्र जीवन में समान अवसर का लाभ उठा सकें। 7वां, चयन का सिद्धांत। ज्ञान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। शिक्षक शिक्षार्थी को उद्देश्यों के अद्यतन और अधिक प्रासंगिक सामग्री को लेने में सक्षम होना चाहिए। योजना का सिद्धांत। हर शिक्षक के निश्चित समयबद्ध उद्देश्य होते हैं और इसलिए शिक्षण संस्थानों का उपयोग अनुकूलतम बनाने के लिए व्यवस्थित होना चाहिए। विभाजन का सिद्धांत। अधिगम को सरल बनाने हेतु विषय को इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए और इकाइयों के बीच में यथासंभव स्थापित भी किया जाना चाहिए। 10वां, संशोधन का सिद्धांत। शिक्षण को अधिक स्थायी बनाने के लिए अर्जित ज्ञान को तुरंत और बार बार संशोधित किया जाना चाहिए। 11वां, सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत। यह सिद्धांत कक्षा के वातावरण को हास्यपूर्ण और रचनात्मक बनाने के लिए अति आवश्यक है। 12वां, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। यह सिद्धांत छात्रों को विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन पर बल देता है। यह शिक्षार्थियों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को विकसित करने में सहायता करता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। पहला, प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर छात्र का एक अलग मनोवैज्ञानिक सत्व होता है और एक छात्र को उसकी प्रेरणा और ज़रूरतों की पहचान करवाकर प्रेरित किया जा सकता है। दूसरा, मनोरंजन का सिद्धांत। मनोरंजन लंबी अवधि तक चलने वाली कक्षाओं की थकान मिटाता है, एक रास्ता को तोड़ता है। यह छात्रों को पुनः सीखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा, पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत। यह सिद्धांत विशेष रूप से छोटे बच्चों के संदर्भ में सत्य है। चौथा, रचनात्मक और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत। यह सिद्धांत विशेष रूप से गणित और भाषाओं को सीखने के विषय में लागू होता है। 5वां, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत।
यह सिद्धांत छात्रों को प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। छठवां, प्रबलन का सिद्धांत, छात्रों को वांछित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। सातवां, इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत, शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग स्थायी अधिगम के प्रयोजन से किया जाता है। आठवां, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, यह सिद्धांत शिक्षक द्वारा अपनी त्रुटियों को पहचान करने और समस्या के उचित समाधान का सुझाव देने संबंधी है। नीचे शिक्षार्थियों की कुछ विशेषताओं को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें से उन्हें पहचाने और प्रभावी शिक्षण में सहायता करती है। तो इसमें डी आंसर सही दिया उन्होंने। इसमें पहला आएगा शिक्षार्थी का मानसिक क्षमता स्तर, उसके बाद तीसरा शिक्षार्थी के पूर्व अनुभव, फिर चौथा संबंध के प्रति शिक्षार्थी की रुचि का स्तर, और फिर छठवां समाज के बारे में शिक्षार्थी का दृष्टिकोण। रॉबर्ट गेग्ने से प्रभावित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। रॉबर्ट गेग्ने 1916 से 2002 के काल में एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1940 के दशक में शिक्षा के विज्ञान को मुख्य प्रवर्तक माना था। 1965 में पहली बार प्रकाशित उनकी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग ने उन मानसिक स्थितियों की पहचान की जो प्रभावी रूप से अधिगम के लिए आवश्यक है। उन्होंने 9 चरणीय प्रक्रिया भी बनाई जो कि प्रभावी अधिगम के लिए प्रत्येक आवश्यक तत्व को विस्तृत करती हैं। पहला, ध्यान आकर्षित करना अभिनंदन विधि से। शिक्षक का सर्वप्रथम उद्देश्य अभिनंदन के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। इसके लिए निम्न ढंग अपनाए जा सकते हैं। ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ नवीन, असामान्य या आश्चर्यजनक उपयोग करें। ऐसा विचारोत्तेजक प्रश्न प्रस्तुत करें जो छात्रों को सोचने पर विवश कर दें। कक्षा में छात्रों को अन्य छात्रों से प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए कहें। दूसरा, शिक्षार्थियों को उद्देश्य प्रत्याशा के बारे में सूचित करना। छात्रों के प्रोत्साहन के लिए यह बताना आवश्यक है कि वे कक्षा या सत्र के अंत तक क्या करने में सक्षम होंगे। विस्तार से वर्णन करें और छात्रों को क्या करना है। छात्रों को सफलता के मानदंड बताएं। छात्रों को यह भी बताएं कि अधिगम से उनको क्या लाभ मिलने वाला है। तीसरा, पूर्व स्थिति के अधिगम को याद करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना या पुनर्प्राप्ति। अपने द्वारा प्रस्तुत की जा रही नई जानकारी को किसी ऐसी चीज़ से जोड़कर समझने में विद्यार्थियों की सहायता करें जो वे पहले से जानते हैं। छात्रों से विषय के पूर्व ज्ञान के बारे में प्रश्न पूछें। पिछली अवधारणाओं के बारे में छात्रों की समझ के बारे में बात करें। छात्रों को उनके द्वारा सीखे जा रहे अनुभव के समान एक उदाहरण दें। कम अनुभवी छात्रों के समूह में काम करने के लिए अधिक अनुभव वाले छात्रों को प्राप्त करें। सामग्री प्रस्तुत करना, चयनात्मक क्षमता। हमें यहाँ अधिगम की रणनीति का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए छात्रों के समक्ष नई जानकारी के साथ सामग्री प्रस्तुत करें ताकि आपका निर्देश प्रभावी हो। सामग्री को सार्थक तरीके से व्यवस्थित और खंडित करें और आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण दें। अपनी जानकारी को ऐसे स्पष्ट तरीके से व्यवस्थित करें जिसे समझना सरल हो। विषय के लिए प्रमुख शब्दावली साझा करें, उदाहरण प्रदान करें। अलग अलग शिक्षण शैलियों के अनुरूप विभिन्न मीडिया, वीडियो प्रदर्शन, पावर पॉइंट, व्याख्यान, पॉडकास्ट, समूह कार्य में एक ही सामग्री के कई संस्करण प्रस्तुत करें। 5वां, शिक्षण मार्गदर्शन प्रदान करना। छात्रों को सामग्री सीखने में सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न रणनीतियों और संसाधनों के मिश्रण का उपयोग करें। आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करें जैसे संकेत, सूत्र और संकेत आंसू।
अधिगम की विभिन्न रणनीतियों का मॉडल तैयार करें, जैसे अवधारणा, मानचित्र, भूमिका निभाना और प्रत्यक्षीकरण। शिक्षक को उदाहरणों के साथ साथ गैर उदाहरणों का उपयोग भी करना चाहिए, ताकि छात्र यह भी सीख या देख सकें कि क्या नहीं करना है। ज्ञान निर्माण और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग का समर्थन करने के लिए वस्तु स्थिति, प्रकरण या व्यष्टि अध्ययन, उपमानों और रूपकों का प्रयोग करना। सांकेतिक और त्वरित शिक्षा में निमोनिक्स से सहायता करना। छठवां, प्रदर्शन का पता लगाना या प्रतिक्रिया देना। छात्रों को उनके नए कौशल, ज्ञान या व्यवहार को आंतरिक बनाने में सहायता करने के लिए कुछ सक्रिय करने के लिए दें। इससे पता चलता है कि वे अवधारणाओं को किस सीमा तक समझते हैं। छात्रों से उनके नए अर्जित व्यवहार के साथ कुछ करने के लिए कहें। छात्रों से गहन प्रश्न प्रस्तुत करें और छात्रों को अपने सहपाठियों के साथ सहयोग करने के लिए कहें। छात्रों को जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे याद करने, फिर से देखने और दोहराने के लिए प्रोत्साहित करें। छात्रों से बुनियादी ज्ञान का विस्तृत प्रतिक्रिया देने के लिए कहें। वास्तविक दुनिया के संदर्भ में सामग्री प्रदान करके ज्ञान को एकीकृत करने में छात्रों की सहायता करें। प्रतिक्रिया प्रदान करना, सुदृढ़ीकरण। छात्रों को उनके प्रदर्शन पर तत्काल प्रतिक्रिया दें। उनको यह भी समझाएं कि वे रचनात्मक तरीके से सही या गलत क्यों हैं। छात्रों को बताएं कि उन्होंने क्या किया या करने वाले थे। पुष्टिकरण प्रतिक्रिया। छात्रों को बताएं कि उनकी प्रतिक्रिया कितनी सटीक थी और उन्हें सुधारने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। सुधारात्मक और उपचारात्मक प्रतिक्रिया। छात्रों को उत्तर खोजने में सहायता करें, लेकिन उत्तर को नियमित ढंग से प्रदान न करें। उपचारात्मक प्रतिक्रिया। ऐसी जानकारी दें जो छात्र को उनके प्रदर्शन को समझने में सहायता प्रदान करें। सृजनात्मक प्रतिक्रिया। छात्रों को सुझाव प्रस्तुत करें, अनुशंसा प्रदान करें और अधिक जानकारी दें जो गहन संबंधों को प्रोत्साहित करती है। विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया। प्रदर्शन का आकलन, पुनर्प्राप्ति। छात्रों का परीक्षण करके यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें कि आपका निर्देश कितना प्रभावी है। छात्रों को अधिगम देने से यह परीक्षण करके देखें कि वे पहले से कितना जानते हैं। अधिगम देने का बाद परीक्षण करके यह देखें कि उन्होंने कितना ज्ञान या कौशल प्राप्त किया है। पूरे पाठ्यक्रम में या तो मौखिक रूप से या प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रश्न पूछते रहना चाहिए। यह मापने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड का उपयोग करें कि छात्र ने सामग्री में कितनी अच्छी दक्षता प्राप्त की है। प्रतिधारण और हस्तांतरण को बढ़ाना। सामान्यीकरण। छात्रों को अपनी परिस्थिति में नव प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके इस ज्ञान को आंतरिक बनाने का प्रयास करें। पैराफ्रेज विचार। अधिगम में सहायता के लिए रूपकों का प्रयोग करें। कक्षा में उदाहरण उत्पन्न करें। अवधारणा, मानचित्र या रूपरेखा बनाएं। अधिगम परिभाषा एवं विशेषताएं। लर्निंग डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अधिगम लर्निंग। अधिगम को सरल भाषा में सीखना भी कहा जाता है। शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एवं इसके उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं। ये आपस में इतने परस्पर व्यापक हैं कि हम शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को मिश्रित रूप से शिक्षण अधिगम से जानने लगे हैं। जब अधिगम प्रभावशाली होगा तभी शिक्षण को भी प्रभावशाली माना जाएगा। यह कहा जा सकता है कि शिक्षण एक कार्य है तथा अधिगम उसकी एक उपलब्धि। इस प्रक्रिया को अच्छी प्रकार समझने से शिक्षण कौशल में भी सहायता मिलती है। अधिगम को परिभाषित करना काफ़ी सरल प्रतीत होता है। हम अपनी पूरी आयु नई चीज़ें सीखने में ही बिता देते हैं। यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम मूल रूप से मनोवैज्ञानिक है। अधिगम के माध्यम से मनुष्य नए कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और मूल्यों को अधिग्रहण करता है। अधिगम से कार्य की निष्पादन क्षमता बढ़ती है। अधिगम सीखने की एक प्रक्रिया है जिससे एक जीव नई चीज़ें सीखता है और अनुभव के परिणाम स्वरूप
उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। अधिगम शब्द को परिभाषित करना काफ़ी सरल प्रतीत होता है और हम सभी ने अपना पूरा जीवन नई चीज़ें सीखने में लगा दिया है। अधिगम मूल रूप से प्रकृति में मनोवैज्ञानिक है। कुछ मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं निम्न रूप में दी गई है। गेट्स, अधिगम अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है। स्किनर, अधिगम प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो, अधिगम में व्यवहार, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण सम्मिलित है। अधिगम को प्रदर्शन की क्षमता में स्थायी परिवर्तन के रूप में भी परिभाषित किया गया है। महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत। पिछले कुछ दशकों में अधिगम की अवधारणा परिवर्तित हो गई है। इन वर्षों के दौरान विचार के 3 स्कूल प्रचलित पाए गए हैं जो निम्न रूप में हैं। पहला, विचार का व्यवहारवादी स्कूल। यह स्कूल 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रमुख रहा है। यह स्कूल मुख्य रूप से देखने योग्य और मापने योग्य पहलुओं पर केंद्रित था। उनके लिए अधिगम एक प्रोत्साहन प्रतिक्रिया सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया के अलावा और कुछ नहीं है। जब शिक्षार्थी प्रबलित उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं तो उनकी प्रतिक्रियाएं प्रबल हो जाती हैं। इस प्रकार अधिगम एक प्रतिक्रिया सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, जब कोई शिक्षक लेखाकर्म में छात्र से एक प्रश्न पूछता है और छात्र सही उत्तर देता है तो वह छात्र को उत्कृष्ट या बहुत अच्छा कहकर पुरस्कृत करता है। यह छात्र की प्रतिक्रिया के लिए सुदृढ़ीकरण के रूप में कार्य करता है जो समय बीतने के साथ ताकत हासिल करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ड्रिल और अभ्यास और ट्यूटोरियल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। व्यवहारवादियों ने अधिगम के 3 मुख्य नियम प्रस्तुत किए हैं। प्रभाव का नियम, प्रभाव का कानून प्रतिक्रिया के प्रभाव में महत्व पर जोर देता है। संतोषजनक परिणाम प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करते हैं जबकि कष्टप्रद परिणाम इसे कमजोर करते हैं। इसलिए पुरस्कार और दंड अधिगम में के महत्वपूर्ण तत्व हैं। तैयारी का नियम, तैयारी का नियम छात्र की एसआर संपर्क बनाने की इच्छा को इंगित करता है। अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम अभ्यास के माध्यम से संबंध को मजबूत करने से संबंधित है। विचार का संज्ञानात्मक स्कूल। व्यवहारवादियों ने केवल देखने योग्य व्यवहार पर ध्यान दिया, अधिगम से जुड़ी आंतरिक प्रक्रियाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार विचार के एक नए स्कूल, विचार के संज्ञानात्मक स्कूल का उदय हुआ। संज्ञानात्मकवादियों का मानना था कि प्रत्येक विषय की एक संरचना होती है। जब स्कूल को संगठित तरीके से व्याख्यान या प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो शिक्षार्थी ज्ञान और कौशल प्राप्त करेंगे। उनके लिए अधिगम संज्ञानात्मक संरचना में ज्ञान और कौशल का अधिग्रहण, आत्मसात और समायोजन है। विचार का रचनावादी स्कूल। रचनावादियों का मानना है कि अधिगम निष्क्रिय नहीं है। वे अधिगम को व्यक्तिगत मानने लगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के ज्ञान और कौशल का निर्माण अनुभवों के परिणाम स्वरूप करता है। जैसे जैसे नया ज्ञान प्राप्त होता है, अधिगम या ज्ञान का निरंतर निर्माण होता जाता है। इसका अर्थ है कि नया अनुभव पिछले अनुभव के साथ एकीकृत है। रचनावादी स्कूल के तहत स्वतंत्र शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा और प्रोग्रामिंग आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ध्यान सामान्यीकरण योग्य कौशल पर होता है जो व्यक्तिगत खोज पर होता है। आविष्कार अधिगम रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। यह जेरोम ब्रूनर द्वारा पेश किया गया था और यह पूछताछ आधारित निर्देश की एक विधि है। यह लोकप्रिय सिद्धांत शिक्षार्थियों को पिछले अनुभवों और ज्ञान पर निर्माण करने, उनके अंतर्ज्ञान, कल्पना और रचनात्मकता का उपयोग करने और तथ्यों, सहसंबंधों और नए सत्य की खोज के लिए नई जानकारी की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। हम पहले शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम अधिगम के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ से कुछ
प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। अधिगम के सिद्धांत, इसमें पहला संघ का सिद्धांत। एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के मन और क्षमता की स्थिति का पता होना चाहिए। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षक को यथासंभव नए विचारों से पढ़ाना आरंभ करना चाहिए ताकि छात्रों का विकास हो सके। दूसरा स्पष्टता का सिद्धांत। अभ्यास का संपूर्ण और निरंतर मूल्यांकन और पुनर्निर्देशन किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए स्पष्ट होना चाहिए। स्वगतिविधि का सिद्धांत। यदि अधिकतम इंद्रियों का उपयोग कर पाए तो यह अधिक प्रभावी हो जाता है। पुरस्कार का सिद्धांत। शिक्षक को शिक्षार्थियों के लिए पर्याप्त पुरस्कार के अवसर रखने चाहिए ताकि अधिगम चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक बना रहे। अभ्यास का सिद्धांत। अधिगम का परिणाम सदैव तथ्यों की कार्यात्मक क्षमता में होना चाहिए। पर्यावरण के पोषण का सिद्धांत। भौतिक और सामाजिक वातावरण अनुकूल वातावरण बनाने के महत्वपूर्ण अवयव हो सकते हैं। सातवां परिवर्तनीय अधिगम की क्षमता का सिद्धांत। यह व्यक्तिगत अंतर की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ है। कुछ छात्र धीमी गति से सीखने वाले होते हैं तथा कुछ छात्र तीव्र गति से सीखने वाले। अधिगम संचार और अधिगम की क्षमता पर भी निर्भर करता है। एकाधिक प्रदर्शन का सिद्धांत। अधिगम के लिए छात्र को अभ्यासों के एक सेट की आवश्यकता की हो सकती है, इसलिए शिक्षण विधियों के संयोजन का उपयोग करके शिक्षण का छात्रों पर संचयी प्रभाव पड़ता है। अधिगम की क्षमता का सिद्धांत। 35 वर्ष की आयु के बाद अधिगम की दर में लगभग 1% की दर से गिरावट आती है। इस गिरावट के मुख्य कारणों में शारीरिक समस्याएं, कम बाहरी प्रेरणा, आदतें और एक विशेष विचारधारा का प्रभाव रहता है। सक्रिय प्रक्रिया का सिद्धांत। अधिगम एक व्यक्तिगत या निजी पसंद है, इसलिए कुछ अभ्यासों की आवश्यकता होती है और श्रव्य दृश्य यंत्र भी इसमें सहायता कर सकते हैं। नियम और अभ्यास का सिद्धांत। किसी विचार के क्यों और कैसे को नियम द्वारा समझाया गया है, इसलिए एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा बेहतर अधिगम के लिए नियम और अभ्यास को संतुलित करना चाहिए। प्रभावी संचार का सिद्धांत। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयुक्त दृश्य श्रव्य सहायता को एकीकृत करके बेहतर शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। सीखने की पद्धतियाँ। अधिगम विभिन्न रूप ले सकता है। हमारे संवेदी अंग इसमें सहायता करते हैं। शिक्षण के अलावा बच्चों के सीखने के कुछ तरीकों को निम्न रूप में समझाया गया है। अनुकरण। हम देखते हैं कि छोटी लड़कियां सामान्य तौर पर अपनी मां की नकल करती हैं और छोटे लड़के अपने पिता की नकल करते हैं। वयस्क भी दूसरों की नकल करते हैं। कम आत्मविश्वास वाले या कम निश्चयात्मक लोग आत्मविश्वासी और निश्चयात्मक लोगों की तलाश करते हैं। अभ्यास और समय बीतने के साथ वे स्वयं भी आत्मविश्वासी या निश्चयात्मक भी हो जाते हैं। अवलोकन सीखने का एक दिलचस्प साधन है। यदि हम अपने नेताजी या बॉस या शिक्षक के सामाजिक व्यवहार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उनके कार्यालय या आवास पर जाकर उनका बारीकी से निरीक्षण करना होगा। अनुभव। अधिगम अनुभव पर आधारित और अनुसरण करता है। हम अपने अनुभवों से बहुत सी बातों का अनुसरण करते हैं। जब हम कुछ अनुभव से गुजरते हैं और उस पर चिंतन करते हैं तो कुछ प्रश्नों की सहायता से हम उनके उत्तर खोजकर उससे बहुत कुछ सीखते हैं। शिक्षक एक विषय का चयन करते हैं, इसे सामग्री और कार्य विश्लेषण के अधीन करते हैं और व्याख्यान के माध्यम से छात्रों को विषय के साथ अवगत कराते हैं। छात्र व्याख्यान सुनते हैं और परिणाम स्वरूप वे सीखते हैं। निर्देश सामान्य तौर पर संज्ञानात्मक कौशल के बजाय शारीरिक स्थान से संबंधित होता है। सामान्य तौर पर प्रणाली में सहायक स्पष्टीकरण के साथ प्रदर्शन सम्मिलित होता है। परिणाम स्वरूप शिक्षार्थी ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। परीक्षण और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर। जब किसी व्यक्ति को किसी समस्या का सामना करना पड़ता है
और वह सुनिश्चित नहीं होता कि कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है, तो वह उस विकल्प को चुन सकता है जो उसे लगता है कि वह सही है। यदि यह पाया जाता है कि यह काम नहीं करता है तो वह दूसरे के लिए जा सकता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक वह सही समाधान पर नहीं पहुंच जाता। परीक्षण और त्रुटि की इस प्रक्रिया में वह बहुत कुछ सीखता है। इससे गणित जैसे विषयों में सहायता मिलती है। परावर्तन चिंतनशील में समस्याओं के वैकल्पिक समाधानों पर विचार करने और विचार करने की प्रवृत्ति होती है। इसके विपरीत एक आवेगी व्यक्ति बिना किसी विचार विमर्श के विशेष रूप से अनिश्चित स्थितियों के मामले में अनायास प्रतिक्रिया करता है। चिंतनशील व्यक्ति संज्ञानात्मक शक्तियों का उपयोग करता है, जैसे कि तर्क और विश्लेषण, उन चीज़ों को समझने के लिए जो उसे करने के लिए आवश्यक है। प्रयोग: जब कोई व्यक्ति संदेह में होता है तो अंतर्ज्ञान और अनुमान पर भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं हो सकती है। वास्तविकता को जानने के लिए हमें प्रेरणा का सहारा लेना पड़ता है। हमारी सोच एक बात हो सकती है और हकीकत कुछ और। यदि हम एक प्रयोग करना चुनते हैं तो हम निश्चित रूप से वास्तविकता पर पहुंच सकते हैं। एक प्रयोग के दौरान हम कई चीज़ें सीखते हैं, जैसा कि हमने ऐसा देखा। ऐसे कई तरीके हैं जिनको हम सीख सकते हैं। अधिगम में हमारी सफलता काफ़ी हद तक सबसे उपयुक्त विधि का चयन करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है, न कि सबसे अच्छी विधि पर। अधिगम के लिए पदार्थ की प्रकृति और उन उद्देश्यों को देखना जिनके लिए इसे सीखा जाता है। पूछताछ भी सीखने की एक अच्छी प्रविधि है। सिद्धांत रूप में पूर्ण अभिसरण प्रश्न का केवल एक ही उत्तर होगा और पूर्ण भिन्न प्रश्न के अंत उत्तर होंगे। प्रश्न तथ्यात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषण, काल्पनिक, निर्णयात्मक आदि हो सकते हैं। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न रूप में हैं। पहला, अधिगम एकात्मक है। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षार्थी एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में पूरी स्थिति पर एकीकृत साधन से प्रतिक्रिया करता है। इसका अर्थ है कि शिक्षार्थी एक ही समय में बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से प्रतिक्रिया करता है। एक दृष्टिकोण शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। दूसरा अधिगम एक जटिल संपूर्ण है। यह विभिन्न आयाम, ज्ञान, कौशल, अंतर्दृष्टि, मूल्य, दृष्टिकोण और व्यवहार है। इसकी चर्चा निम्न 3 मुख्य आयामों में की गई है। ए, ज्ञान का विकास। ब्रूनर और ओसुवेल जैसे संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रत्येक विषय में एक संरचना होती है जिसमें प्रमुख अवधारणाएं होती हैं। ज्ञान व्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाता है। व्याख्यात्मक विधियां जैसे व्याख्यान या प्रदर्शन परिमित निश्चित रूप से मैं बेहतर समझ में सहायता करती है। तार्किक संगठित सामग्री सरलता से प्रतिमान संकटपूर्ण सोच क्षमताओं जैसे विश्लेषण और संश्लेषण में सम्मिलित हो जाती हैं। प्रतिमान से पता चलता है कि हम शिक्षकों को शिक्षार्थियों को विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन जैसे संज्ञानात्मक क्षमताओं के उच्च स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है। बी, कौशल का विकास। कौशल एक सीखी हुई गतिविधि है जिसे अभ्यास और प्रतिबिंब के माध्यम से विकसित किया जाता है। यह एक सीखी हुई गतिविधि को अच्छी तरह से और अपनी इच्छा से करने की क्षमता है। कौशल में कुछ करने की क्षमता, गतिविधि में दक्षता, योग्यता और विशेषज्ञता सम्मिलित हैं। कौशल का तात्पर्य कार चलाने या टेनिस रैकेट स्विंग करने जैसी गतिविधियों में आवश्यक साइकोमोटर व्यवहारों को सीखना है। कौशल के विकास में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। ए, संज्ञानात्मक चरण। घोषणात्मक ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया गया ज्ञान।
बी सहयोगी चरण, व्यक्तिगत चरणों को बड़ी इकाइयों से में जोड़ना। स्वचालित चरण, जहां पूरी प्रक्रिया को बिना ज़्यादा ध्यान दिए पूरा किया जा सकता है। अंतिम चरण में मस्तिष्क प्रक्रिया परावर्तक से प्रतिवर्त में परिवर्तित हो जाती हैं। सी अभिवृत्तियों का विकास, अभिवृत्ति एक व्यक्ति द्वारा धारण की गई मानसिक स्थिति है जो उस व्यक्ति के घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने के साधन को प्रभावित करती है और प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करती हैं। अभिवृत्तियों में सामान्यतः 3 आवश्यक घटक या आयाम होते हैं। ए संज्ञानात्मक आयाम, विश्वास और युक्तिकरण जो दृष्टिकोण को धारण करने की व्याख्या करता है। बी प्रभावशाली आयाम, दृष्टिकोण के भावनात्मक पहलू जैसे पसंद नापसंद अरुचि की भावना। सी रचनात्मक या व्यावहारिक आयाम, इसमें वह सीमा सम्मिलित है जिस पर कोई व्यक्ति उस दृष्टिकोण पर कार्य करने के लिए तैयार होता है जो वे धारण करते हैं। तीसरा अधिगम नियोजित या अनियोजित हो सकता है। चौथा अधिगम सक्रिय भी हो सकता है और निष्क्रिय भी। पांचवा अधिगम सामान्य तौर पर व्यक्तिगत होता है लेकिन इसको समूहों में भी उत्पन्न किया जा सकता है। छठवां अधिगम की एक प्रक्रिया और परिणाम दोनों के रूप में माना जाता है। अधिगम एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सातवां अधिगम बुद्धिशील हो सकता है, यह पूर्व सीखने या परिवर्तन के लिए संचयी रूप से जोड़ सकता है। आठवां किसी भी अनुभव, असफलता, सफलता और किसी भी अन्य चीज से सीखने को प्रेरित या ट्रिगर किया जा सकता है। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम संगठित, व्यक्तिगत और सामाजिक, स्वसक्रिय, एकाग्र, रचनात्मक, हस्तांतरणी, शिक्षार्थी के आचरण को प्रभावित करना, बहुआयामी शिक्षा। नवा अधिगम के परिणाम अवांछनीय होने के साथ साथ वांछनीय भी हो सकते हैं। 10वां अधिगम का हमेशा एक नैतिक आयाम होता है। 11वां अधिगम स्वसक्रिय, रचनात्मक और हस्तांतरित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिगम हमेशा बहुआयामी होता है। अधिगम की बुनियादी शर्तें, विभिन्न प्रकार के अधिगम में अधिगम के लिए उत्तरदायी बाह्य परिस्थितियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है। अधिगम की बुनियादी परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सन्निहितता, अधिगम की बुनियादी स्थितियों में से एक सन्निकटता, उत्तेजनाओं और उनके प्रति प्रतिक्रियाओं की लगभग एक साथ घटना है। यह शिक्षण पर भी लागू होता है। दूसरा अभ्यास एक प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति है। प्रेरणा प्रतिक्रिया का अभ्यास आवश्यक है जैसे शास्त्रीय अनुकूलन, चलना अनुकूलन और कौशल सीखने में। तीसरा सुदृढ़ीकरण, हम विभिन्न प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तरीकों से सुदृढ़ीकरण का उपयोग कर सकते हैं। प्रतिपुष्टि, यह ज्ञान प्रदान कर रहा है कि प्रतिक्रियाएं सही है या उन्हें संशोधन की आवश्यकता है और यह सीखने के लिए प्रतिक्रियाओं को दृढ़ करने का भी कार्य करता है। यह अधिगम की क्षमता को बढ़ाता है। चौथा सामान्यीकरण और भेदभाव, सामान्यीकरण और भेदभाव दोनों को अधिगम की स्थितियों के बजाय घटना के रूप में बेहतर ढंग से परिभाषित किया गया है।